चैप्टर हाई कोर्ट। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। हाई कोर्ट पार्ट 6 आर्टिकल 214 टू 232 इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। हाई कोर्ट का रोल सुप्रीम कोर्ट के नीचे और सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर होता है। स्टेट जुडिशरी में हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट दोनों आते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सिविल कोर्ट हाई कोर्ट के नीचे होते हैं। ओरिजिन ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया को देखते हैं। हाई कोर्ट की इंस्टीट्यूशन इंडिया में 1862 में स्टार्ट हुई थी, जब कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट बनाया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट 1866 में स्टेब्लिश हुआ था, जो कि फोर्थ हाई कोर्ट था। अभी इंडिया में 25 हाई कोर्ट हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे पुरानी हाई कोर्ट है, जो 1862 में बना था। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू हाई कोर्ट को देखते हैं। बेसिक फैक्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होना चाहिए था। 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के थ्रू पार्लियामेंट को यह पावर दिया गया कि वो 2 या ज्यादा स्टेट के लिए कॉमन हाई कोर्ट स्टेब्लिश कर सकता है। इससे कुछ स्टेट के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट बन गया। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। हर हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन उस स्टेट के टेरिटोरी के अंदर होता है। अगर कॉमन हाई कोर्ट है तो उसका जुरिस्डिक्शन कंसर्न स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बीच होता है। जैसे दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर के पास अपने अपने हाई कोर्ट हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए कॉमन हाई कोर्ट है। अब स्ट्रेंथ एंड कंपोजिशंस को देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ स्पेसिफाई नहीं की गई है, ये प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन पर होता है। हर हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है और उसके अलावा प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किए गए जज भी होते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस आर्टिकल 217। चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, लेकिन इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर से कंसल्ट किया जाता है। अदर जजेस की अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के थ्रू होता है, लेकिन इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ गवर्नर और स्टेट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का कंसल्टेशन जरूरी है। थर्ड जज केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेज भी कंसल्टेड होते हैं जब हाई कोर्ट जज की अपॉइंटमेंट होती है। कॉमन हाई कोर्ट के केस में प्रेसिडेंट को सभी कंसर्न स्टेट्स के गवर्नर से कंसल्ट करना पड़ता है। अब क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस को देखते हैं। आर्टिकल 217। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, 10 ईयर तक जुडिशियल ऑफिस में काम किया हो, या फिर हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम एज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डिस्ट्रिक्ट जूरिस्ट का प्रोविजन हाई कोर्ट के जजेस के लिए नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट के लिए होता है। जैसे अगर एक लॉयर ने 10 साल तक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की है, तो उसे हाई कोर्ट जज बनने के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अब ओथ और एफर्मेशन आर्टिकल 219। हाई कोर्ट के जज को गवर्नर के सामने ओथ लेना पड़ता है, या किसी पर्सन के थ्रू जो गवर्नर ने अपॉइंट किया हो। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। हर हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन उस स्टेट के टेरिटोरी के अंदर होता है। कॉमन हाई कोर्ट ये एक हाई कोर्ट है जो 2 या ज्यादा स्टेट्स के लिए बना होता है। अब बात करते हैं हाई कोर्ट को डिटेल में। ओथ और रिफॉर्मेशन आर्टिकल 12। हाई कोर्ट जजेस को अपने ऑफिस में काम शुरू करने से पहले गवर्नर के सामने ओथ या रिफॉर्मेशन लेना पड़ता है। सैलरीज एंड अलाउंसेस आर्टिकल 221। जजेस की सैलरीज और अलाउंसेस पार्लियामेंट के द्वारा टाइम टू टाइम डिसाइड होती है। सैलरी को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया स्टेट से पे किया जाता है और पेंशन को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। हाई कोर्ट जजेस की सैलरी को उनकी अपॉइंटमेंट के बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी के अलावा कभी भी उनके डिसएडवांटेज के लिए चेंज नहीं किया जा सकता।
टेन्यूर ऑफ हाई कोर्ट जजेस को देखते हैं। टेन्यूर का कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं होता। जज 62 ईयर तक सर्व कर सकते हैं। ये एज सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए है 65 ईयर है। अगर जज रिजाइन करना चाहे तो वो प्रेसिडेंट को लिखकर रेजिग्नेशन दे सकते हैं। हाईकोर्ट जज को प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पार्लियामेंट का रिकमेंडेशंस होना जरूरी है। अब रिमूवल ऑफ जजेज आर्टिकल 124 रिमूवल प्रोसेस। हाईकोर्ट के जजेज को मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के बेसिस पर इम्पीच किया जा सकता है। प्रोसीजर की बात करें तो जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंदर अगर जज के अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन फाइल होता है तो उस मोशन को 100 लोकसभा मेंबर या 50 राज्यसभा मेंबर साइन करते हैं। फिर एक 3 मेंबर कमेटी बनाई जाती है जो चार्ज का इन्वेस्टिगेशन करता है। अगर चार्ज प्रूव होता है तो पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी के साथ मोशन पास होता है और फिर प्रेसिडेंट उस जज को रिमूव करते हैं। ट्रांसफर ऑफ जजेज आर्टिकल 222 प्रेसिडेंट को पावर है कि वो हाईकोर्ट के जजेज को एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इस ट्रांसफर के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन जरूरी है। जुडिशियल रिव्यू 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जजेस के ट्रांसफर को जुडिशियल रिव्यू के अंदर चेक करना जरूरी है ताकि कोई आर्बिट्रेरियसनेस ना हो। अब एक्टिंग चीफ जस्टिस आर्टिकल 223 अगर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का ऑफिस वैकेंट हो तो प्रेसिडेंट उस स्टेट के हाईकोर्ट के किसी सीनियर जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट कर सकता है। एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस आर्टिकल 224 प्रेसिडेंट को पावर है कि वो टेम्पोररी पीरियड के लिए एडिशनल जजेज अपॉइंट कर सके जब हाईकोर्ट में काफी बैकलॉग हो। ये जज 2 ईयर तक सर्व कर सकते हैं और 62 ईयर के बाद इन्हें ऑफिस नहीं मिलता। रिटायर्ड जज आर्टिकल 224A चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट किसी भी रिटायर्ड जज को टेम्पोररी पीरियड के लिए जज बना सकते हैं अगर उनको लगता है कि हाई कोर्ट में काफी काम है। इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट को देखते हैं। जज की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्टेट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का कंसल्टेशन जरूरी है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर जजेस को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डिफाइंड प्रोसेस के थ्रू रिमूव किया जा सकता है। जजेस की सैलरी को उनके अपॉइंटमेंट के बाद उनके डिसएडवांटेज के लिए चेंज नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। जज के कंडक्ट को पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट मोशन के अलावा डिस्कस नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट के जजेज को अपनी रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस करने का परमिशन नहीं होती, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट या दूसरे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हाईकोर्ट को अपने कंटेम्प्ट के लिए पावर होती है, मतलब अगर कोई हाईकोर्ट के ऑर्डर को इग्नोर करे तो वो उसे पनिश कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ की टर्म्स की। इम्पीचमेंट ये प्रोसेस एक जज को मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के बेसिस पर रिमूव करने के लिए होता है। यह प्रोसेस पार्लियामेंट के थ्रू होता है और स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है। एक्टिंग चीफ जस्टिस जब चीफ जस्टिस का ऑफिस वैकेंट हो तो प्रेसिडेंट किसी सीनियर जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट करते हैं। अब बात करते हैं ज्यूरिडिक्शन एंड पावर ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन का मतलब है कि किस टाइप के केस हाई कोर्ट सुन सकता है। ये ज्यूरिडिक्शन कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, लॉज और एक्ट के थ्रू डिफाइन किया गया है। सोर्सेस ऑफ ज्यूरिडिक्शन को देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 226, 215 एक्सेट्रा। लिटर पेटेंट for a specific high court. Act of Parliament such as Criminal Procedure Code, Civil Procedure Code, etc. Act of State Legislature, Indian Penal Code, Criminal Procedure Code, Civil Procedure Code. अब ओरिजिनल जुरिडिक्शन को देखते हैं। ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब है कि हाईकोर्ट किसी केस को अब पहली बार
सुनने का अधिकार रखती है, न कि अपील के रूप में। ये जुरिडिक्शन कुछ स्पेसिफिक मैटर तक लिमिटेड है, जैसे इलेक्शन, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन के डिस्प्यूट्स, टैक्स या रेवेन्यू रिलेटेड डिस्प्यूट्स। अगर किसी सिटीजन का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो तो हाईकोर्ट डायरेक्ट केस सुन सकता है। अगर किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करने का ऑर्डर दिया जाता है तो वो केस हाईकोर्ट सुन सकता है। सिविल जुरिडिक्शन, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और दिल्ली हाईकोर्ट को हायर वैल्यू के सिविल केसेस को सुनने का ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है। जैसे अगर वेस्ट बंगाल में किसी इलेक्शन में फ्रॉड का केस होता है तो कलकत्ता हाईकोर्ट उस केस को ओरिजिनल जुरिडिक्शन में सुन सकती है। बिफोर 1973 कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास हाईकोर्ट के पास ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिडिक्शन भी था, लेकिन सीआरपीसी 1973 के बाद ये जुरिडिक्शन हटा दिया गया। अब रिट जुरिडिक्शन, आर्टिकल 226। रिट जुरिडिक्शन का मतलब है कि हाईकोर्ट किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट इशू कर सकती है। हाईकोर्ट का रिट जुरिडिक्शन वाइडर है सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में। ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए नहीं बल्कि लीगल राइट्स के लिए भी होता है। रिट हाईकोर्ट अपने टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के अंदर और आउटसाइड भी इशू कर सकती है अगर कॉज ऑफ एक्शन वहां एराइज होता है। जैसे अगर किसी पर्सन का राइट टू लाइफ यानी कि आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा हो तो वो दिल्ली हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकता है, चाहे वो दिल्ली में ना रहता हो, अगर कॉज ऑफ एक्शन दिल्ली में एराइज हुआ हो। कंकरेंट जुरिडिक्शन, रिट जुरिडिक्शन हाईकोर्ट का एक्सक्लूसिव नहीं है होता, सुप्रीम कोर्ट भी रिट इशू कर सकती है और दोनों कोर्ट के रिट जुरिडिक्शन कंकरेंट हैं। चंद्र कुमार केस 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया था कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का रिट जुरिडिक्शन बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब एपिलेट जुरिडिक्शन ऑफ हाईकोर्ट को देखते हैं। एपिलेट जुरिडिक्शन का मतलब है कि हाईकोर्ट किसी लोअर कोर्ट के डिसीजन को अपील के रूप में सुन सकती है। ये जुरिडिक्शन सिविल और क्रिमिनल मैटर दोनों में होता है। वाइडर होता है हाईकोर्ट का एपिलेट जुरिडिक्शन, मतलब वो ज्यादा केसेस को सुन सकती है जो उनके ओरिजिनल जुरिडिक्शन में नहीं आते। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, आर्टिकल 215। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का मतलब है कि हाईकोर्ट अपने जजमेंट, प्रोसीडिंग और एक्ट को रिकॉर्ड करती है। इस रिकॉर्ड का एविडेंशियरी वैल्यू होता है और ये लीगल प्रेसिडेंट के रूप में यूज किए जा सकते हैं। हाईकोर्ट अपने जजमेंट को रिव्यू और करेक्ट कर सकती है अगर जरूरत हो। ये पावर सुप्रीम कोर्ट को स्पेसिफिकली दी गई है, लेकिन हाईकोर्ट को ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं मिलती। अब कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, हाईकोर्ट अपने कॉन्टेम्प्ट केसेस को भी हैंडल करती है। अगर कोई पर्सन हाईकोर्ट के ऑर्डर को डिसओबे करता है तो उसको पनिश किया जा सकता है। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब है कि कोई पर्सन कोर्ट के ऑर्डर को डिसओबे करे या कोर्ट की अथॉरिटी को अंडरमाइन करे। टाइप्स ऑफ कॉन्टेम्प्ट को देखते हैं। सिविल कॉन्टेम्प्ट, कोर्ट के ऑर्डर या जजमेंट को विलफुली डिसओबे करे। क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट, कोर्ट की अथॉरिटी को स्कैंडलाइज करना या जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंटरफेरेंस करना। जैसे अगर कोई पर्सन कोर्ट का ऑर्डर इग्नोर कर रहा है, जैसे कि चाइल्ड कस्टडी का केस हो और उसने चाइल्ड को कस्टडी देने का ऑर्डर नहीं फॉलो किया, तो वो सिविल कॉन्टेम्प्ट का शिकार हो सकता है। अब एक्शन नॉट अमाउंटिंग टू कॉन्टेम्प्ट, अगर कोई पर्सन जुडिशियल प्रोसीडिंग का फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट देता है तो वो कॉन्टेम्प्ट नहीं होता। रीजनेबल क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशियल एक्ट भी कॉन्टेम्प्ट नहीं होता। अब बात करते हैं सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन, आर्टिकल 227। सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन का मतलब है कि हाईकोर्ट अपने स्टेट के सबऑर्डिनेट कोर्ट और ट्राइब्यूनल पर सुपरिटेंडेंस रखती है। ये जुरिडिक्शन मिलिट्री कोर्ट या ट्राइब्यूनल को छोड़ कर सभी कोर्ट को कवर करती है। इसके की पॉइंट्स को देखते हैं।
एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल सुपरिटेंडेंस। हाईकोर्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि मैनेजमेंट और जुडिशियल यानी कि लीगल डिसीजन दोनों एस्पेक्ट पर कंट्रोल होता है। रिविजनल जुरिसडिक्शन। हाईकोर्ट किसी केस को रिव्यू कर सकती है अगर वो लोअर कोर्ट के डिसीजन में ग्रोस एरर या जुरिसडिक्शनल इशू हो। सुओ मोटो। हाईकोर्ट अपने आप से भी केस को उठा सकती है बिना किसी पार्टी के एप्लीकेशन के। यूज इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस। ये जुरिसडिक्शन तब यूज होता है जब एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन यानी अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट अपने जुरिसडिक्शन का ओवर यूज करे। ग्रोस वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस यानी अगर नेचुरल जस्टिस की भारी वायलेशन हो, अगर लॉ का गलत इंटरप्रिटेशन हो, अगर हायर कोर्ट के लॉज को इग्नोर किया जाए हो, या अगर फाइंडिंग बिल्कुल गलत हो और मैनिफेस्ट इनजस्टिस हो। जैसे अगर एक लोअर हाईकोर्ट ने किसी केस में नेचुरल जस्टिस को इग्नोर कर दिया हो, जैसे कि फेयर हेयरिंग नहीं दी, तो हाईकोर्ट अपने सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन के थ्रू उस केस का रिव्यू कर सकती है। अब कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट, आर्टिकल 227। हाईकोर्ट को सबऑर्डिनेट कोर्ट पर कंट्रोल होता है और वह गवर्नर से कंसल्ट करती है। अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन। हाईकोर्ट को डिस्ट्रिक्ट जजेस के अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन में कंसल्ट किया जाता है। जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट। हाईकोर्ट को स्टेट के जुडिशियल सर्विस जैसे कि स्टेट डिस्ट्रिक्ट जजेस के अलावा के अपॉइंटमेंट, प्रमोशन पर भी कंट्रोल होता है। केस विड्रॉवल। अगर किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई केस ऐसा पेंडिंग हो जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की जरूरत हो, तो हाईकोर्ट उस केस को विड्रॉ कर सकती है। बाइंडिंग लॉ। हाईकोर्ट का लॉ उसके जुरिडिक्शन के सबऑर्डिनेट कोर्ट पर बाइंडिंग होता है, मतलब जो डिसीजन हाईकोर्ट देता है उसे सबऑर्डिनेट कोर्ट को फॉलो करना पड़ता है। अब जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों लॉज और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं और देखते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है। ये पावर एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है। जुडिशियल रिव्यू के ग्राउंड्स को देखते हैं। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर कोई लॉ या ऑर्डर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो हाईकोर्ट उसे रिव्यू कर सकती है। लेक ऑफ कॉम्पिटेंस। अगर कोई लॉ या ऑर्डर कॉम्पिटेंस के बाहर बनाया गया हो, जैसे जो अथॉरिटी उसे बनाने वाली थी उसका पास पावर नहीं थी, तब हो सकता है। रिपग्नेंसी टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अगेंस्ट हो। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर जुडिशियल रिव्यू को देखते हैं। आर्टिकल 13 लॉ दैट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट पावर टू इशू रिट्स। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट पावर टू इशू रिट्स। आर्टिकल 131 to 136 jurisdiction of Supreme Court. Article 143 advisory jurisdiction of Supreme Court. Article 246 to 56 distribution of legislative power. इंपॉर्टेंट केस जैसे केशवानंदा भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना था। अब कॉमन जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट विच टू और मोर स्टेट्स यूटीज। कुछ हाईकोर्ट का कॉमन जुरिडिक्शन होता है जो दो या ज्यादा स्टेट या यूनियन टेरिटरीज को कवर करता है। ये जुरिडिक्शन स्टेट स्पेसिफिक हाईकोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल बॉम्बे हाईकोर्ट महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव को कवर करता है। गुवाहाटी हाईकोर्ट असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को कवर करता है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को कवर करता है। कलकत्ता हाईकोर्ट वेस्ट बंगाल और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को कवर करता है। मद्रास हाईकोर्ट तमिलनाडु और पुडुचेरी को कवर करता है। केरला हाईकोर्ट केरला और लक्षद्वीप को कवर करता है।